हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश कांस्टेबल की प्रीवियस ईयर के पेपर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, लगातार मैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स का एनालिसिस लेके आ रहा हूं और ये 15वां वीडियो है, यानी कि जो 15वां पेपर मैं इसमें एनालिसिस करूंगा उसको पूरा का पूरे उसका जो जीके पार्ट है उस जीके पार्ट को पूरा का पूरा मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें और वीडियो आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ में आप मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मध्य प्रदेश कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर्स जो हैं उन सभी पेपर्स का एनालिसिस देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं 2012 से लेके 2016 तक के जितने भी कांस्टेबल के पेपर व्यापम के द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं उन सभी पेपर्स को मैं यहाँ पर एनालिसिस लेके आया हूँ, क्योंकि इसमें 20 से लेके 22 क्वेश्चंस कांस्टेबल के इस पेपर में हमेशा आए हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस का मैं इसमें एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और पूरी तरीके से आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि पुराने पेपर्स में से भी क्वेश्चंस अवश्य आएंगे इस बार के एग्जाम्स में। तो आप लगातार मेरे इस सीरीज को देखते रहिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक भी करें और वीडियो को आप शेयर भी करें, और साथ ही साथ में जैसे कि मैं कह चुका हूं कि लगातार आप देख रहे हैं तो मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार पूरे के पूरे कंप्लीट पेपर्स का एनालिसिस मैं इसमें आपको देने वाला हूं। हर रोज एक वीडियो आपके सामने इस कांस्टेबल सीरीज का आने वाला है पुराने पेपर्स का। तो चलिए शुरू करता हूं। आज के पेपर में टोटल 20 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं जीके का, जो कि 2016 का पेपर है और 2016 की सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। ये 5 अगस्त को पेपर हुआ था ये, ठीक है ना। 5 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर आपके सामने पूरा का पूरा मैंने रखा है, ठीक है ना। सेकंड का नहीं है, ये थर्ड शिफ्ट का है, ठीक है ना। कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर है। सेकंड शिफ्ट का मैंने कल लाकर दे दिया आपको। कल का जो वीडियो था, कल मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें सेकंड शिफ्ट का पेपर 5 अगस्त का मैंने 2016 का रखा था और ये है थर्ड शिफ्ट का 5 अगस्त का। तो पूरा देखिए, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 2015 में क्रिकेट के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया था? 2016 का, ठीक है ना, 5 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का पेपर है ये, ठीक है। तो लगातार मैं लेके आ रहा हूं। तो ये पहला क्वेश्चन है उसके लिए, 2015 में क्रिकेट के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया था? विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र चंद्र अश्विन या फिर अजिंक्य रहाणे। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है रोहित शर्मा, ठीक है ना। रोहित शर्मा को 2015 का अर्जुन अवार्ड दिया गया था। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। पहले शासक और महाराष्ट्र के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? कौन से वंश के लोग हैं जो कि जाने जाते हैं? वाकटाक, सतवाहन, चालुक्य या फिर यादव। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है, पहले शासक और महाराष्ट्र के में ये संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, तो ये हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के जो शासक थे, इन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पर अपने वंश की स्थापना की थी और इनकी ये शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 27 ईसा पूर्व, ठीक है ना। अगर इसको देखा जाए तो 27 ईसा पूर्व, ठीक है ना, यानी कि 27 BC में सातवाहन वंश की शुरुआत हुई थी। और ये सातवाहन वंश ये आंध्र के थे, मतलब कि दक्षिण के थे। ये आपको सीधे क्लियर कर दूं मैं, दक्षिण से आए थे ये, और दक्षिण में यानी कि आंध्र प्रदेश के वासी थे ये, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश से आए थे ये, तो इनको आंध्र वंश भी कहते हैं और सातवाहन वंश भी कहते हैं। और इस वंश की शुरुआत की थी किसने? सुशर्मा ने। इस वंश की शुरुआत सुशर्मा को मारकर, सुशर्मा जो कांडव वंश के थे, ठीक है ना, सुशर्मा जो कि किसके थे? कांडव वंश के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कांडव वंश के थे, ठीक है ना। उनकी हत्या करने के बाद में, आखिरी राजा थे कांडव वंश के ये, उनकी हत्या करने के बाद में सिमुक ने इस सातवाहन वंश की शुरुआत की थी। और ये पहले आंध्र से चालू हुए थे, आंध्र के बाद में
फिर ये महाराष्ट्र में इन्होंने अपनी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, MICR का फुल फॉर्म क्या है? एक तकनीक जो कि मशीन को पढ़ सकने और इस प्रक्रिया को जांच करने की अनुमति देता है। क्या होता है MICR? ठीक है ना, बताइए फुल फॉर्म क्या? मैग्नेटिक इंक कोड रिकॉग्निशन, या मैग्नेटिक इंक कलर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, या फिर मिनी इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है ये आपको बताना है। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका सही उत्तर है सी वाला, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि MICR। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। MICR किस में होता है? ये चेक, जो बैंक चेक होते हैं, बैंक चेक होते हैं, उसमें MICR नंबर होता है, जिसको कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर मशीन के द्वारा चेक किया जाता है, जिससे कि चेक की डुप्लीकेसी डेवलप नहीं होती है। एक बार जो चेक जनरेट हो जाता है किसी अकाउंट होल्डर के लिए, तो वो दोबारा उसकी डुप्लीकेसी की सिक्योरिटी के लिए ये MICR का फॉर्मेशन चालू किया है। ठीक है, आगे समझ में चलिए। अगला क्वेश्चन आ गया, चंदूरा बांध है जो कि 2002 में कमीशन प्राप्त हुआ, ये किस नदी पर स्थित है? ताप्ती, नर्मदा, चंबल, या फिर वैनगंगा। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ताप्ती। जो चंदूरा बांध है ये ताप्ती नदी पर 2002 में बनकर तैयार हुआ। ठीक है, तो ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से है? ये है बैतूल से। ये भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल आपको याद रखना, बैतूल की कहाँ से, कौन सी तहसील से? मुलतई, मुलतई से निकली है, और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और टोटल 724 किलोमीटर का रन तय करती है, और खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, ये भी आपको जानकारी में बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, और ये पूर्व से पश्चिम की ओर, नर्मदा भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश में 1077 और तीनों स्टेट में 1312 किलोमीटर का रन तय करती है। ठीक है, और इसका उद्गम अमरकंटक से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ATF इसमें प्रयोग किया जाता है, किस में प्रयोग किया जाता है ATF? विमान में, गाड़ियों में, जहाज में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर इसका सही है ये आपको बताना है। विमान, गाड़ियां, जहाज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर कौन सा है ये आप बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विमान। दिस इज द करेक्ट आंसर, विमान। ठीक है, विमान में ये उपयोग में आता है ATF। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। और ATF का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एविएशन टरबाइन फ्यूल। ठीक है ना, ये एक फ्यूल होता है जो कि एरोप्लेन को चलाने में काम आता है। ठीक है ना, स्पेशल बनाया जाता है ये। ठीक है ना, A फॉर एविएशन, T फॉर टरबाइन, और F फॉर फ्यूल। और ये विमान में जैसे कि गाड़ियों में पेट्रोल अभी डलता है, तो ये स्पेशल फ्यूल होता है जो कि विमानों में इसका उपयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक खालिस्तान के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उपाध्यक्ष, राज्यसभा, लोकसभा, या फिर राष्ट्रपति। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्त किया जाता है। और ये संविधान की जो आर्टिकल है ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, चित्रकूट झरना खालिस्तान नदी पर निर्मित किया गया है। कौन सी नदी पर निर्मित है ये? नर्मदा, कैन, चंबल, या फिर इंद्रावती। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका आंसर है इंद्रावती। इंद्रावती इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया 8वां, नई दिल्ली भारत की राजधानी इस दिन बना था। नई दिल्ली जो है जो कि राजधानी बनाई गई थी, ये कौन से सन में बनी थी?
ए 1911, बी 1947, सी 1950 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा है? तो इसका आंसर है 1911, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1911 में इसको ये दिल्ली मतलब कि अंग्रेजों के समय 1911 में पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दिल्ली शिफ्ट किया था कलकत्ता से। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। एक स्तूप है, क्या होता है ये स्तूप? एक प्रार्थना की शाला, बौद्ध अवशेष, आवास या फिर कला? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है एक बौद्ध अवशेष। दिस इज द करेक्ट आंसर। बौद्ध अवशेष होते हैं और ये एक ऐसा स्तूप होता है जो कि एक गोल टीला होता है। आपने अगर देखा होगा कुछ इस तरीके का बना होता है, ऐसा बनाया जाता है। ठीक है ना, इसको ऊपर से यूं करके यूं उठाया जाता है। ठीक है ना, गोल टीला होता है ये। और इसके अंदर में बौद्ध जो भिक्षु या बौद्ध धर्म के जो संत होते हैं उनकी यहाँ पर अवशेष रहते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, और ऐसा ही जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश में कई जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। एक तो मध्य प्रदेश में भोपाल के समीप सांची में, जो सांची है जो कि रायसेन जिले में आता है, वहां पर स्थित है। ठीक है ना, बौद्ध के स्तूप यहाँ पे की बौद्ध अवशेष आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग के साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उन सभी के एनालिसिस के साथ में आपको और भी बहुत कुछ अनअकैडमी देगा। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही आप डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में रहेगा। उसको जैसे ही डालते ही और उसके बाद में आप अनलॉक बटन को ऐसे ही क्लिक करेंगे, फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा। क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं? तो अनअकैडमी पर फ्री 150 घंटे का रिवीजन कैंप ज्वाइन करें। एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र, जो कि एमपीजीके और करंट अफेयर्स के लिए बनाया गया है। यह रिवीजन कैंप 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक रहेगा, जिसमें हर रोज 50 फ्री लाइव क्लासेस द्वारा आपकी करंट अफेयर्स और एमपीजीके की तैयारी कराई जाएगी। बस आप अभी डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और अभी इसे ज्वाइन करें बिल्कुल फ्री में। इसके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं? तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स फ्री फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें आपको मिलेंगे 4 लाइव मॉक टेस्ट और एक्सेस मिलेगा आपको 20+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट का, जो कि पिछले महीने ही लाइव हुए हैं। और यही नहीं, लाइव मॉक टेस्ट में टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा अनअकैडमी का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान। तो आज ही अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनअकैडमी के साथ। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी हर जरूरत के हिसाब से परफेक्ट हैं। जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ आप अपने प्रिपरेशन के अनुसार बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन को पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैचेस बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं और आप अपनी प्रिपरेशंस में जहां पर भी हैं वहां से आप अपनी बहुत सी मदद करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने। आप भी तैयारी में, समय आ गया है कि अल्टीमेट 60 डेज कोर्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस। अगला है थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू सीरीज, जो कि प्रैक्टिस रात में होगी। और फिर मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्सेज ऑफ पीडीएफ नोट्स के साथ में 20 से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट पेपर विद लाइव टेस्ट पेपर ऑन एवरी वीकेंड। यह स्टार्ट हो रहा है 14 जनवरी से, तो आज ही जाकर इनरोल करें और अपनी तैयारी पक्की करें। क्या आपका थ्योरी रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू का रिवीजन चाहिए?
तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है 60 डेज रिवीजन बैच कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ में हर क्लास के बाद में नोट्स मिलेंगे। यह स्टार्ट हो रहा है 14 जनवरी से। बिल्कुल भी देरी ना करें और ज्वाइन करें इस कोर्स को। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डेडिकेटेड गाइडलाइंस चाहते हैं, तो मैं आपको फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी और मेंस के लिए रिकमेंड करना चाहूंगा, जो कि स्टार्ट हो रहा है 12 जनवरी को। ये 10 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको मिलेगी लाइव क्लासेस विद टॉप एजुकेटर्स, पीडीएफ रिवीजन नोट्स और वीकली मेगा क्यूज। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप अपने सपनों को साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आप अपना रिवीजन स्वयं कर रहे हैं, तो ज्वाइन करें रिवीजन बैच, जिसमें कि आप अपने हिसाब से अपना रिकॉर्डेड बैच का रिवीजन ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिकॉर्डेड रिवीजन सेशन मिलेंगे, जिन्हें आप अपने पेज के हिसाब से पढ़ सकते हैं विथ डाउट क्लियरिंग। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग। आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसलिए आज ही आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। और वैसे दोनों ही जो बैचेज हैं वो एक ही सब्सक्रिप्शन वैल्यू में आप पा सकते हैं। एक बार सब्सक्रिप्शन लेकर आपको अनलिमिटेड बैचेज का एक्सेस मिल जाता है। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, उन सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब आप अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों को अनअकैडमी लेकर आया है आप सभी के लिए स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें आपको 35 दिनों में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस के साथ में। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और पायदान आगे बढ़ाएं और अनअकैडमी के साथ में जुड़ें। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में। ठीक है ना, बस आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप मोबाइल पर स्टोर करना है। उसके बाद में एमपीपीएससी और व्यापम सेलेक्ट करने के बाद में प्लस कोर्सेज में जाकर मनचाहे कोर्स को एनरोल करना है। और उसके बाद में जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जो सब्सक्रिप्शन का बटन दिया हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन का, उसको क्लिक करना है। इसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन की जो कीमत है उसमें डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड, जो कि कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा आपको दिख रहा है, उसको आपको एंटर करना है। रेफरल कोड एंटर करते ही आपको सीधे 10% की जो भी कीमत है उसमें, जो फीस है उसमें कम होती हुई नजर आएगी। तो जल्दी ही इन कोर्सेज को देखें और अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए बेस्ट कोर्स चूज करें और मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करते हुए डिस्काउंट के साथ में अनअकैडमी के साथ में पढ़ना चालू करें। तो देर किस बात की है, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। भारत के दो मौसमी हवाएं अर्थात उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु और दक्षिण पश्चिमी वर्षा ऋतु को क्रमशः खालिस्तान और खालिस्तान कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? जो उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु होती है और दक्षिण पश्चिमी वर्षा ऋतु होती है, उसको क्या कहा जाता है? वसंत वर्षा ऋतु और शरद वर्षा ऋतु, या फिर शीतकालीन वर्षा ऋतु, या फिर गर्मी की वर्षा ऋतु, शरद वर्षा ऋतु, वसंत वर्षा ऋतु, या फिर ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु, या सर्दी वर्षा ऋतु। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बी। दो वर्षाएं होती हैं भारत में, दो मौसम की हवाएं चलती हैं। एक तो शीतकालीन जो हवाएं चलती हैं उससे वर्षा का ऋतु आती है, और एक गर्मी में जो वर्षा होती है उससे ऋतु आती है। ठीक है ना, तो ये उत्तर पूर्वी जो वर्षा ऋतु और दक्षिण पूर्वी वर्षा ऋतु होती है वो होती है शीतकालीन और गर्मी की वर्षा ऋतु। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा जानवर अंडा नहीं देता है? कबूतर, चमगादड़, पेंगुइन, या फिर ये सभी? बताइए इसमें से कौन सा जो जानवर है कि जो अंडा नहीं देता है? तो सही उत्तर है चमगादड़। चमगादड़ अंडे नहीं देता है। ठीक है ना, चमगादड़ एक स्तनधारी जीव है। ठीक है ना, ये स्तनधारी प्राणी कहलाता है और उड़ने वाला, जो कि आकाश में उड़ता है। आकाश में उड़ने वाला ये
एक ऐसा प्राणी है जो स्तनधारी है, ठीक है ना, और ये कम से कम 1000 से भी अधिक इसकी प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। चमगादड़, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, अकबर का जन्म किस वर्ष हुआ था, सन बताना है। 1536, 1542, 1560 या फिर 1558। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, तो सही उत्तर है 1542। दिस इज द करेक्ट आंसर। 1542 में इनका जन्म हुआ था और 1605 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना है, ठीक है ना। अगर एग्जैक्ट डेट बताएं तो ये हुआ है, जन्म इनका 15 अक्टूबर 1542 को हुआ और मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को, ठीक है। क्लियर हो गया। यानी कि अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो एग्जैक्ट अक्टूबर, दोनों ही अक्टूबर माह है जन्म के और मृत्यु के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया 13वां, जनजातीय लोक और पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्टता के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को कौन सा पुरस्कार देती है। देवी अहिल्या पुरस्कार, तानसेन पुरस्कार, किशोर कुमार पुरस्कार या फिर लता मंगेशकर पुरस्कार। तो कौन सा उत्तर इसका सही है, तो इसका सही उत्तर है देवी अहिल्या पुरस्कार दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है ना। और ये जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं में जो उत्कृष्ट होते हैं व्यक्ति, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये देवी अहिल्या कौन थी, ये देवी अहिल्या थी मल्हार राव होलकर, यानी कि होलकर वंश की ये रानी थी। और ये मल्हार राव होलकर जो थे, जो कि मराठा वंश के एक सूबेदार थे, ठीक है ना। होलकर वंश में उनका जो पुत्र था, कौन, खांडेराव, ठीक है ना, उनकी ये पत्नी थी, ठीक है ना। खांडेराव की मृत्यु के पश्चात में देवी अहिल्या ने ही पूरा का पूरा इंदौर जो साम्राज्य था उसको संभाला था। और उसके बाद में इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन बनाया था, ठीक है ना। उज्जैन के बाद में ये अपनी राजधानी कहाँ ले गई थी, ये ले गई थी खरगोन में ले गई थी। खरगोन में कहाँ पर, महेश्वर में ये अपनी राजधानी ले गई थी। और वहीं पर इन्होंने साड़ियों का, महिलाओं के उत्थान के लिए साड़ियों का व्यापार चालू किया था। और महेश्वर की जो साड़ियां हैं वो विश्व प्रसिद्ध साड़ियां हैं, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं वहां की साड़ियां। तो उन्हीं के याद में देवी अहिल्या पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन देती है। और इनका जन्म कब हुआ था, 1725 में इनका जन्म, ठीक है। और मृत्यु कब हुई थी, अगर इनकी मृत्यु के बारे में अपन देखें तो इनकी मृत्यु 1795 में इनकी के, ये दोनों भी डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए अब सामने अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। वीर नरसिम्हा, सुलभा नरसिम्हा, हरिहर और बुक्का या फिर विद्यारण्य। बताइए इसमें से कौन सा उत्तर सही है, तो इसका सही उत्तर है हरिहर और बुक्का। इन दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये स्थापना कब की थी, 1336 ईस्वी में। ये सन भी आपको याद रखना है, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने शासन, ठीक है ना, ये विजयनगर साम्राज्य ये कब तक चला, 1336 से लेकर 1486 तक, ठीक है ना। इनके वंश ने यहाँ पर शासन किया था। इसमें हरिहर बुक्का, हरिहर द्वितीय, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन और विरूक्षपाक्ष, ठीक है ना। इन सभी के नाम मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए हरिहर और बुक्का, इन दोनों ने तो इस वंश की स्थापना की थी। देन उसके बाद में फिर आए थे हरिहर द्वितीय आए, फिर आए थे देवराय द्वितीय आए, फिर मल्लिका अर्जुन और फिर बाद में विरूपाक्ष,
इतने लोगों ने यहाँ पर शासन किया था, मतलब इनके वंशजों ने। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक और आंध्र प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री कौन थे? एन चंद्रबाबू नायडू, डी पंडेश्वरी, एन टी रामाराव, या फिर डी वाई एस जगनमोहन रेड्डी। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है, कौन सा है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है एन टी रामाराव। एन टी रामाराव थे ये 10वें मुख्यमंत्री थे, और तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, टीडीपी के ये संस्थापक रहे। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, 2011 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? अक्षय कुमार, सुशील कुमार, गगन नारंग, या फिर एम एस धोनी। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है गगन नारंग। गगन नारंग ने ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था। ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। और गगन नारंग किस खेल से संबंधित हैं? शूटिंग, शूटिंग खेल से ही संबंधित हैं। ठीक है, और यही वो खिलाड़ी है जिसने की वर्ल्ड शूटिंग में एक बार में 2 पदक जीते थे। 2 पदक में जीत दिलाई थी इन्होंने। ठीक है ना, 2 पदक एक साथ जीते थे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है गगन नारंग के लिए। खिलजी वंश या फिर मौर्य वंश, तो कौन सा आंसर है इसका बताएं? कुतुबुद्दीन ऐबक सेवक वंश से संबंध रखते थे। सेवक वंश यानी कि गुलाम वंश, गुलाम वंश बोलते हैं इसको, या फिर सेवक वंश, या फिर स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है ना, मोहम्मद गौरी अपने साथ में ये लेकर आया था इसको। उसके बाद में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। यानी कि सबसे पहला अगर मुस्लिम कोई सुल्तान बना था तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक बना था, जिसने की गुलाम वंश की शुरुआत की थी। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 1296 में। 1296 में इसने इसकी शुरुआत की थी गुलाम वंश की। ठीक है, गुलाम वंश के बाद में फिर आया था खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी के बाद में आया था सैयद वंश। सैयद के बाद में फिर आया था लोधी वंश। नहीं, गुलाम के बाद में खिलजी, खिलजी के बाद में आया था तुगलक वंश, तुगलक के बाद में फिर सैयद आया था, फिर लोधी आया था। ठीक है ना, ये पूरा अच्छे से याद होना चाहिए बिल्कुल। पहला जो आया था वो आया था गुलाम वंश। ठीक है ना, गुलाम वंश के बाद में फिर आए थे खिलजी वंश, खिलजी। ठीक है ना, खिलजी के बाद में फिर तुगलक, फिर चौथे थे सैयद वंश, पांचवा लोधी वंश। ये जरूर याद होना चाहिए, ये पांचों वंश जो थे ये दिल्ली सल्तनत के थे। ठीक है ना, इसको दिल्ली सल्तनत का हिस्सा मानते हैं। उसके बाद में लोधी के बाद में फिर मुगल वंश चालू हो गया। दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ, फिर मुगल वंश चालू हुआ, क्योंकि लोधी वंश का खात्मा किया था मुगल का पहला शासक बाबर ने। कब? 1526 में, पहला पानीपत का जब युद्ध हुआ था। ठीक है, और गुलाम वंश की शुरुआत मोहम्मद गौरी ने की थी। मोहम्मद गौरी ने दूसरा तराइन का युद्ध हराया था। दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान से, और पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर कब्जा किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, धर्मशास्त्र किसने लिखा? जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, धाणो केशव कर्वे, या फिर पांडुरंग बावन काणे। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो सही उत्तर है
पांडुरंग वामन कारे, ठीक है ना, इन्होंने इस धर्मशास्त्र की स्थापना की थी, ठीक है, मतलब धर्मशास्त्र इन्होंने लिखा था। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको अपडेट कीजिए, ये 1196 है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे को अभी बाद में याद आया, तो आई एम करेक्टिंग, ठीक है ना। ये 1196 में आया था। 1196 के बाद में इस वंश की जो स्थापना हुई थी, ये वंश 1206 में स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। अपडेट कीजिए इसको। 1196 में ये मोहम्मद गौरी खत्म हुआ था, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी। 1194 में इसने जो चंदावर के युद्ध में जयचंद को मारा था। फिर 1194 में चंदावन के युद्ध में जयचंद को खत्म किया था। जयचंद को खत्म होने के बाद में 1196 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में 1206 में, ठीक है ना, गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की शुरुआत की थी। ये अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज द एग्जैक्ट डे, एग्जैक्ट ईयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय अलंकरण समारोह खालिस्तान में आयोजित किया जाता है, तो किस जिले में आयोजित किया जाता है? इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और भोपाल। तो इसका सही उत्तर है भोपाल। भोपाल में राष्ट्रीय अलंकरण समारोह का आयोजन होता है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश की राजधानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, बांधों, ठीक है ना, संजय सरोवर और सारा, इन दोनों के बीच में आम बात क्या है? बताइए। सारा बांध और संजय सरोवर बांध, इन दोनों में क्या आम बात है? दोनों सूखे ताल हैं, या दोनों एक ही आकार के बांध हैं, दोनों वैनगंगा नदी पर स्थित हैं, या फिर दोनों नर्मदा नदी पर स्थित हैं? तो इसका सही और सटीक उत्तर क्या है? तो वो है दोनों वैनगंगा नदी पर स्थित है। दिस इज द करेक्ट आंसर। वैनगंगा नदी कहाँ से निकली है? सिवनी, सिवनी से निकली है, और ये दक्षिण की ओर ये इसका अफवाह है, बहती है ये, और इसी पर मध्य प्रदेश का पहला मिट्टी का बांध का निर्माण करवाया गया था, ठीक है ना। इसको मिट्टी का बांध बोलते हैं, वैनगंगा नदी, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये थे सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपके सामने रखे। 2016 का ये पेपर था, 5 अगस्त का और 3rd शिफ्ट का, ठीक है ना। तो कैसे लगे आपको? इसका मैंने पूरा एनालिसिस आपको दिया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें लगातार आरक्षक के एग्जाम्स के एनालिसिस देखने के लिए, ठीक है ना। हर पेपर का मैं एनालिसिस ला रहा हूँ, इसके माध्यम से आप पूरे की पूरा स्टैटिक जीके कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। हर पार्ट को मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, तो आपका स्टैटिक जीके भी कवर हो रहा है, साथ साथ आपको पूरा पुराने पेपर का एनालिसिस भी मिल रहा है। इससे आपको आइडिया लग रहा है कि पेपर में जो 20 से लेके 22 क्वेश्चंस आने हैं वो किस लेवल के आने हैं और किस तरीके की आपको प्रिपरेशन की जरूरत है। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। कल फिर अगला एनालिसिस लेके आऊँगा आरक्षक के एग्जाम्स का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।